मैं जापान के शहर नगोया में हूँ। ये इलाका अपनी ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन और क्राकरी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। आज हम शहर की रौनकों को छोड़कर आपको दिखाएंगे कि यहाँ सनती तरक्की कैसे हुई, ये ऑटोमोबाइल का हब कैसे बना। दिलचस्प बात यह है कि आज जापान में सर्द तरीन दिन है। महकमा मौसमियात का कहना है कि पिछले 3 साल से कभी इतनी सर्दी नहीं पड़ी आज जितनी सर्दी पड़ रही है। महारत और नए नए तजर्बे बाज़ औक़ात किसी आम सी चीज़ को बहुत ख़ास बना देते हैं। नगोया शहर के अंदर नोरीटेक के नाम से ये एक छोटा सा बर्तन बनाने का अदारा था जो 1930 में भी कोई तकरीबन 50 लाख बर्तन जो है वो बरामद किया करता था। और फिर बढ़ते बढ़ते अपनी महारत से, अपनी नई नई चीज़ों की फनकारी से, तख्लीकी सलाहियतों से नोरीटेक अब दुनिया का बहुत बड़ा नाम बन चुका है। इसकी क्राकरी एक ब्रांड बन चुकी है। और मैं ये जहाँ खड़ा हूँ, ये जब ये फैक्ट्री शुरू हुई, एक कुम्हार ने जब अपनी फ़न को फैक्ट्री की शक्ल दी तो ये चिमनियाँ बनाई। ये उस ज़माने की चिमनियाँ हैं 1930 की। और ये जो साथ स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इससे धुआं चिमनियों के ज़रिए खारिज होता था। इसके आसार को आज भी बरकरार रखा गया है ताकि लोगों को बताया जाए कि ये एक छोटी सी फैक्ट्री थी जिससे अब ये अदारा बना है। आपने अक्सर फिल्मों या बहुत पुरानी तस्वीरों में, बहुत आला किस्म की पार्टियों में ऐसे टी सेट देखे होंगे। इसको क्वींस गार्डन सेट कहा जाता है। ये मास्टर पीसेस हैं। इस क्राकरी के अंदर पेंटिंग और इसके अलावा रंगों का इस्तेमाल, किस तरीके से डिज़ाइन बनाया गया है, ये वाकई एक शाहकार तस्वर होते हैं। गोल्ड प्लेटेड क्राकरी अब भी दुनिया में नायाब तस्वर की जाती है, सबसे महंगी होती है। और जापान की सिरामिक इंडस्ट्री में सबसे पहले ये काम किया गया। ये उसी का एक शाहकार है। ऐसे लगता है कि आप सोने में चाय पिएंगे या आप सोने में पानी पिएंगे या सोने की प्लेटों में खाएंगे, लेकिन दरअसल ये गोल्ड प्लेटेड हैं। क्राकरी के ऊपर सोने की एक हल्की सी तह जो है वो चढ़ाई गई है, पानी चढ़ाया गया। दूसरी जंग अज़ीम में जापान तबाह बर्बाद हुआ, मादी शिकस्त हुई, लेकिन जापान के लोगों की हिम्मत ये है कि इन्होंने अपनी कल्चर, अपनी सकाफ़त और अपनी ज़ुबान को ज़िंदा रखा हुआ है। और चाहे इनके वो बर्तन हों, चाहे इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी हो, हर एक में अपने कल्चर को इस तरह से बसाया गया है कि वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। ये फ्यूजी माउंटेन है जो कि जापान की एक अलामत समझा जाता है। ये समुराई हैट है जो कि जंग के दौरान पहना जाता था, और वो सुइसाइड भी समुराई कर जाते थे जब वो समझते थे कि उनके बहादुरी के शान शान ये है कि वो अपनी जान दे दें और दुश्मन को तबाह कर दें। तो ये समुराई उसको सिंबलाइज़ करते हैं। और फिर ये उनकी मजहबी रसूमात का हिस्सा है। ये डॉल्स हैं और जो कि मार्च के महीने में इनका फेस्टिवल होता है।
गो जापान के ज़्यादातर लोग तो अब सेकुलर हैं, लेकिन सदियों की रवायात और मज़हब की झलक नज़र आती है। ये इनकी जो मजहबी रवायात करने वाले और उसका ख़्याल रखने वाले इनके जो मजहबी रहनुमा हैं वो, और उसकी अहलिया का एक स्टैचू या एक बुत उन्होंने बनाया है। ये भी बाज़ औक़ात फेस्टिवल्स में और घरों की नुमाया जगहों में इससे सजाया जाता है। कहते हैं कि कुदरत की सन्नाई, कुदरत की तख्लीक ऐसी है कि किसी भी चीज़ को गौर से देखें तो उसमें कई रंग नज़र आते हैं। फूल हो तो फूल को ही देखते जाएं, उसकी कलियां, उसकी पत्तियां, उसमें क्या क्या शेड है। और अगर क्राकरी देखने पे आएँ तो आप देखें कि इंसानों ने वो खुदा की दी हुई सोच से क्या क्या बना दिया है। और ये जो शोबा है, यहाँ सारी हाथ से पेंट शुदा बर्तन बनाए जाते हैं। पहले बर्तन बनता है और उसके ऊपर हाथ से खुद नक्शो निगार बनाए जाते हैं। और ये सस्ते नहीं हैं। मेरे पास यहाँ नूरी टेक के मैनेजर खड़े हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि इनकी कीमत कितनी है। हाउ मच इज़ द प्राइस ऑफ that one? The big base, so almost is a million, 10,000. 10,000? So almost 1 crore Pakistani rupee. So it's so much expensive. Yeah. Very expensive. But they're all hand painted. All hand painted. In Japan and in world, so only one piece. इनका कहना यह है कि एक ही पीस जो है वो तैयार किया जाता है, उस तरह का दूसरा पीस तैयार नहीं किया जाता। पेंटिंग बदल जाती है या बर्तन बदल जाता है, और उसकी इनका अंदाज़ा है कि उसकी जो मालियत है वो पाकिस्तानी 1 करोड़ के बराबर है। सोने के रंग के बर्तन पर दरअसल 24 कैरात सोने का पानी चढ़ाया जाता है, और ये वो ब्रश है जिससे ये काम किया जाता है। बड़ी बारीक बीन ये काम है। और जिस तरह सोने की 24 कैरात की पाकिस्तान में कदर है, उसी तरह जापान में भी कदर है। यहाँ भी गोल्ड को बहुत कीमती धात समझा जाता है, और अपने जो भी हिस्टोरिक फिगर्स हैं, तारीख़ी किरदार हैं, उनको गोल्ड के अंदर कोई ना कोई उनका रंग दिया जाता है कि वो अमर हो चुके हैं सोने के रंग की तरह। आम तौर पर पेंटिंग से पहले प्लेट के ऊपर या बर्तन के ऊपर ड्राइंग बनाई जाती है, और फिर एक एक फूल को, एक एक लकीर को मुख्तलिफ रंग दिए जाते हैं। और जब वो बनकर सामने आती है तो एहसास होता है कि किस कदर मेहनत से और किस कदर लगन से ये बर्तन तैयार हुआ है। इसीलिए क्योंकि ये हैंडमेड है, ये मशीनों से ज़रा मुख्तलिफ है। इसमें शायद मशीनों में जज्बात नहीं होते, इसमें शायद थोड़े बहुत इंसानी जज्बात जो हैं वो भी शामिल हो जाते होंगे, इसलिए हमें ये बर्तन ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। बरामदात कैसे बढ़ती हैं, ये कोई जापानियों से सीखे। 1900 में जब जापान ने ये सोचा कि हमारे बर्तन बरामद होने चाहिए, तो न्यूयॉर्क में एक डिज़ाइनर टीम भेजी गई ताकि वो अमेरिका की सकाफ़त और वहाँ के लोगों की पसंद जो है उसका मुतालिया करे। चुनांचे उस टीम ने
ये मुख्तलिफ़ डिज़ाइन वहाँ की सकाफ़त और लोगों से मिलने के बाद डिज़ाइन करके भेजे। ज़ाहिर है ना इंटरनेट था, ना डाक का निज़ाम इतना मुअस्सर था, तो पहले भी वो ज़ाती तौर पर गए, फिर उन्होंने ये कापियाँ यहाँ जापान अपनी फैक्ट्री में भेजी कि आप देखें ये अगर ये इस तरह के डिज़ाइन बनाए जाएँ तो अमेरिका में बड़े पॉपुलर होंगे। मगर यहाँ भी एक क्रिएटिव टीम बैठी थी जापान की फैक्ट्री में, जिसको बरामदात की जो थी समझ थी, और उन्होंने उन आइडियाज़ को लेकर सबसे पहला ये डिज़ाइन बनाया जो कि अमेरिका में भेजा गया कि शायद ये अमेरिका की पसंद के मुताबिक हो। और बस वो दिन और आज का दिन ये सिरामिक फैक्ट्री दुनिया भर में हुकूमत करती है, डिज़ाइनिंग के हवाले से, तख्लीक के हवाले से, सन्नाई के हवाले से। और उसका आइडिया सिर्फ ये था कि हर कल्चर, हर ज़ुबान और हर रंगो नस्ल के मुताबिक आप बरामद करेंगे, उनकी पसंद के मुताबिक, तो आप कामयाब होंगे। तो ये है फार्मूला बरामदात बढ़ाने का। पाकिस्तानियों सुनो। चीनी बर्तन बनाने की इस कंपनी का आगाज तो मोरीमुरा ब्रदर्स ने न्यूयॉर्क में 1876 में किया, मगर फिर नूरी तक के गांव के मकाम पर इसका क़याम 1904 में अमल में लाया गया। शुरू में तो ये कंपनी चीन से बर्तन दरामद किया करती थी, मगर जब ये नगोया में बनी तो इसका मकसद ये था कि ऐसे बर्तन बनाए जाएं जो कि बरामद हो सके। आज बड़े बड़े अमीर घरानों में टेबल के आदाब सिखाए जाते हैं, खाना कैसे है, छुरी कांटे का इस्तेमाल कैसे करना है, प्लेटें कैसे सजानी हैं, टेबल को किस तरह से तरतीब देना है। मेरा ख़्याल है कि जापान को इस हवाले से सबसे पहला नंबर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यही थे जिन्होंने क्राकरी के डिज़ाइन और टेबल के जो लवाजमात हैं उनको दरियाफ्त किया और उनको सजाया। कहा जाता है कि शाही महल के अंदर जब डिनर होता था तो तकरीबन इस तरह मेज़ सजाया जाता था, और जब कभी चाय किसी को पिलाई जाती थी तो उसके लिए इस तरह का टेबल जो है वो सजाया जाता था। और शायद अब सारी दुनिया में ऐसा ही किया जाता है। यही जापानी आदाब, यही मेज़ सजाने का तरीका अब सारी दुनिया में राइज है, लेकिन शायद ये सबसे पहले शुरू जापान में हुआ था। और इस तरह की जो क्राकरी है जिसको देख के भी दिल खुश हो, उससे हुआ था। और बादशाह ख़ुद ये जब इस्तेमाल करता था तो ज़ाहिर है सारी दुनिया में इससे ये तासुर जाता था कि अगर बादशाहाना अंदाज़ या अगर आपने एक मुहज़्ज़ब तरीका या एक अच्छे तरीके से किसी को खाना खिलाना है तो उसका ये तरीका है। इसलिए दुनिया में यही टेबल मैनर्स आज तक मारूफ़ और आज तक जारी व सारी है। चाय का ये मखसूस कप मूंछों वाले मर्द हजरात के लिए बनाया गया है। ये गोल्ड प्लेटेड सेट सिर्फ 3 बनाए गए हैं। एक सेट की कीमत 1 करोड़ रुपए के लगभग है। गोल्फ दुनिया भर के अमीरों, जर्नैलों और बड़े बड़े अफसरों का पसंदीदा खेल है। और ज़ाहिर है जब ऐसे लोग इस खेल में शामिल होंगे तो क्राकरी कैसे पीछे रह सकती है। इसीलिए इस फैक्ट्री ने गोल्फर्स के लिए अलग से क्राकरी डिज़ाइन की है। वो गोल्फ़र जो जापान का चैम्पियन रहा उसका मुजस्मा भी बनाया, और ये सारी क्रॉकरी गोल्फर्स को सामने रखकर, उनके माहौल को सामने रखकर बनाई गई है। मेरा ख़्याल है कि गोल्फ़र को तो ये बहुत पसंद आती है।
कहते हैं मादियत परस्ती की दुनिया से पहले इंसानियत परस्ती होती थी। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, जब सनतकारी का दौर आया, तो मादियत परस्ती आ गई। सारी दुनिया में जहाँ जहाँ फैक्ट्रियाँ लगीं वहाँ इंसानी रिश्ते कमज़ोर हुए, वहाँ लॉयल्टी या वफ़ादारी का जो नाम है वो भी गायब हो गया। लेकिन जापान अजीब मुल्क है कि यहाँ अब भी इंडस्ट्री के साथ साथ वफ़ादारी भी चलती है, और ये उसकी निशानी है। ये वो ईंटें हैं जो कभी इसी सिरामिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती थी, और उनके ऊपर उसके एम्प्लॉइज़ के नाम हैं, इसके कारकुनों के नाम हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी सिरामिक इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में और दुनिया में बरामदात में अपना नाम पैदा करने में जो किरदार अदा किया। और ये वफ़ादारी और मादियत परस्ती के इस दौर में उसका ये अहम फैक्टर होना बहुत ही मानी खेज़ है। यहाँ कहा जाता है कि जितना उसका तजर्बा होता जाता है उतनी उसकी वैल्यू, उतनी उसकी कदर व कीमत, उतनी उसकी तनख्वाह बढ़ती जाती है, और बल्कि फिर उसके बच्चों को भी ये बताया जाता है, उसको हिस्सा दिया जाता है, बाज़ औक़ात मुलाज़मतें दी जाती हैं। तो यहाँ अब भी पुरानी एशियाई रवायात जो हैं उनका पूरा असर जो है मौजूद है, बावजूद इसके कि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, सन्नतकारी में। ये जापान का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल म्यूज़ियम है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और यहाँ दुनिया में जो सबसे पहली कार बनी उससे लेकर आज तक जिस जिस तरह इंसानी ज़रूरत के मुताबिक कारों के मॉडल तब्दील होते रहे, उनकी टेक्निक तब्दील होती रही, वो सब कुछ मौजूद है। आइए देखिए, कार का सफ़र तो आपने बहुत किया है, कार की तारीख़ का भी सफ़र करके देखें। आपने कारें तो बहुत देखी होंगी, लेकिन वो कार नहीं देखी जो पहली पेट्रोल कार थी। और शायद इसका डिज़ाइन टांगे से या आज के जदीद मोटरसाइकिल से लिया गया था। ये बेल्ट के ज़रिए पीछे मोटर लगी हुई है और मोटर से ये आगे चलती थी। ये 1886 में की पहला मॉडल है जो यहाँ इस ऑटोमोबाइल म्यूज़ियम के अंदर मौजूद है, और बताती है कि इंसानी जहन ने कैसे कैसे कार को आगे बढ़ाया, किस तरह सीखा। पहले ये 3 पहियों वाली कार बनाई और फिर आहिस्ता 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 आज की जदीद और आरामदेह कार तक हम पहुँच गए। ये कार 1894 सने ईस्वी की है। ये पहली कार है जो 4 पहियों पे बनाई गई, और इसके साथ साथ लाइट जो है वो भी ऐड की गई है। आप स्टीयरिंग देख सकते हैं और साथ ही हॉर्न है। ये इब्तदाई शक्ल है कार की। ये सन 1901 की गाड़ी है, बिल्कुल फिटन की तरह, जिस तरह हम फिल्मों में देखते हैं कि शहज़ादे और शहज़ादियाँ इस तरह की गाड़ी में सफ़र किया करती थी। तो जो पहली ऑटोमोबाइल 1901 में बनी उसकी शक्ल कुछ इस तरह की थी। आप देखें, स्टीयरिंग गोल हो गया है तकरीबन उसी तरह का जैसे अब है। अब पावर स्टीयरिंग है, ये उस ज़माने में पूरा ज़ोर लगा के इसको चलाना पड़ता था। मुख्तलिफ हॉर्न है, पाँव के अंदर ब्रेक भी इसके अंदर आ गई है। तो ये डेवलपमेंट हुई चंद सालों के तजर्बे के बाद कि इंसान ने इसको इम्प्रूव किया। आज ये पुरानी गाड़ियाँ देखकर एहसास होता है, क्या उस वक़्त चोर डाकू नहीं होते थे जो इन गाड़ियों को ले जाएं। आप देखें, बिल्कुल खुली हैं, ना कोई लॉक है ना कोई कुछ है। सच ये है कि उस वक़्त ये गाड़ियाँ इतनी कम होती थीं और इतने दौलतमंद लोगों के पास होती थी कि
कि कोई उन्हें चुराने का या डाका डालने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मुलाजमीन साथ होते थे जो गाड़ी की हिफाजत भी करते थे और चलाते भी थे। ये 1910 की रोल्स रॉयस है। गोल्ड, रेड एंड वाइट का इम्तजाज, और वाकई ये गाड़ी तो अब भी ऐसे लगती है कोई प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की या किसी बहुत अमीर शख्स की सवारी है। ये 1920 के ज़माने की कार है और कहा जाता है कि ये बरतानिया के शाही ख़ानदान के ज़ेर इस्तेमाल भी रही और ये लग्जरी कार है। और आप देखें कि कार के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये तब्दीली आई कि अब इसकी सेफ्टी का भी ख्याल रखा जाने लगा। अब इसके अंदर खोलने के लिए दरवाजे हैं, ऊपर छत है और इसके अंदर पीछे 4 सीटें मौजूद हैं। और आज की जो ब्रिटिश येलो कैब है, इसके बिल्कुल पिछले कैबिन की तर्ज पर बनाई गई है। उसको भी बहुत खुला बैठने के लिए जगह मौजूद है। ये मेरा ख्याल है वो ही डिज़ाइन बाद में येलो कैब ने अपनाया और आज तक जारी है बरतानिया के अंदर। कारें चलना शुरू हुई तो मसला ये हुआ कि अब इनको तेज़ कैसे किया जाए। ये 1929 का मॉडल है। जब गाड़ियाँ चलनी शुरू हो गई तो उस वक्त उनकी रफ़्तार बड़ी कम होती थी। तो पहला मसला ये हुआ कि अब गाड़ियों की रफ़्तार को तेज़ कैसे किया जाए। तो ये एक अमेरिकन कंपनी ने ये रेसिंग कार जो है इसका तारुफ करवाया। इसके अंदर लग्जरी भी है और तेज़ी भी है। बाद में ये 2 अलग अलग कैटेगरी बन गई कि रेसिंग कार्स अब अलग बनती हैं और जो लग्जरी कार्स हैं वो अलग बनती हैं। शुरू में अमेरिकन कारें मशहूर हुई, फिर ब्रिटिश ने अपनी जगह बना ली और 1947 के करीब जापानी कारें भी मार्केट में आना शुरू हो गई। ये कारें हैं जो जापान में बनी और इंटरनेशनल मार्केट में गई। ये उसकी एक पहला पीस है जो अभी भी महफूज है। ये फोक्सवैगन है। ऐसी गाड़ियाँ पाकिस्तान में हैं, लेकिन इस गाड़ी की तारीख़ बड़ी दिलचस्प है। ये जर्मनी में पहली दफ़ा बनाई गई और इसका नाम फोक्सवैगन का मतलब है पीपल्स कार, यानी ऐसी गाड़ी जो आम लोगों की पहुंच में हो। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जर्मनी में जब ये गाड़ी बनाई गई तो थोड़े अरसे बाद ही जंग अज़ीम शुरू हो गई और ये सिर्फ 650 के करीब गाड़ियाँ बन सकीं, क्योंकि फिर उन्हें फ़ौजी गाड़ियाँ बनानी पड़ गईं और वो प्रोजेक्ट जो है रुक गया। लेकिन ये मॉडल इतना मशहूर हुआ कि जब दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हुई तो कुछ अरसे बाद फोक्सवैगन जो है उसने दोबारा सारी दुनिया को ये गाड़ियाँ भेजी और अब भी कोई ना कोई इससे मिलती जुलती या इसके बाद के मॉडल्स की गाड़ी अब भी पाकिस्तान में चलती फिरती नज़र आ जाती है, क्योंकि ये गाड़ी बड़ी सख्त जान है। मेरे पीछे 1939 की अमेरिकन पैकर्ड गाड़ी है और इस गाड़ी में दिलचस्प चीज़ ये है कि ये बुलेट प्रूफ है और काफ़ी महफूज थी। इसका इंजन बहुत अच्छा था, इतना अच्छा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट भी इसको यूज़ करते रहे, इसी तरह की गाड़ी को, और इसको सबसे पहली पुरएतमाद गाड़ी समझा जाता है।
दूसरी जंग अज़ीम के बाद जहाँ पूरी दुनिया तब्दील हो गई, वहाँ कारों के डिज़ाइन भी तब्दील हो गए। ये 1948 की कैडलिक कार है और बिल्कुल इसी तरह की कारें पाकिस्तान के गवर्नर जनरल, पाकिस्तान के पहले सदर और वज़राए आज़म के ज़ेर इस्तेमाल भी रहीं। ये काफ़ी लग्जरी गाड़ी तस्वर की जाती थी और महफूज इसको तस्वर किया जाता था। ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब जापान रीबिल्ड हुआ तो ये जापान की जो पहली गाड़ियाँ एक्सपोर्ट हुई उनमें से एक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता देखा कि जापान की गाड़ियों ने अमेरिकन और जो बरतानी गाड़ियां हैं उनको मार्केट से आउट कर दिया। और अब है उस गाड़ी की बारी जो बड़ी शनासा सी महसूस हो रही है। जब थोड़ी सी बलूगत की आंखें खोलीं तो पाकिस्तान में ये गाड़ी बड़ी मकबूल थी। ये 68-67 मॉडल है और बाद में ये बहुत साल तक टैक्सी के तौर पे चलती रही। अब भी रावलपिंडी में कभी कभार या कराची में इस मॉडल की टैक्सियां चलती नज़र आती हैं। और ये है आज के दौर की गाड़ियाँ। ये वो लेक्सस गाड़ी है जो 2009 में पहली दफ़ा आई और अब इसके कई नए मॉडल आ चुके हैं, लेकिन उस वक्त ये मोस्ट मॉडर्न और मोस्ट लग्जूरियस समझा जाता था। मेरे आसपास भी जितनी गाड़ियां हैं ये आज के दौर की गाड़ियां हैं, नए नए मॉडल हैं। वक्त के साथ साथ गाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा आरामदेह और अब ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल बनाया जा रहा है। जापान में बग़ैर ड्राइवर के गाड़ी बनाई जा चुकी है। ये उसी तरह की गाड़ी है जो ड्राइवर के बग़ैर चलती है। अगरचे अभी इसे सड़कों पर चलाया नहीं गया, शायद उतनी देर तक उसके लिए जो बाकी टेक्निकल सहूलतें हैं वो मुयस्सर नहीं हैं, इसलिए ये टेस्ट हो चुके हैं, सड़क पर चलाया जा चुका है, लेकिन आम सड़कों पर इसको चलने की अभी इजाज़त नहीं दी गई कानूनी तौर पर। लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब बहुत सी गाड़ियां ड्राइवर्स के बगैर चला करेंगी। जापान में कई तरह के कौमी लिबास पहने जाते हैं, जिनमें युकाता और खेमुतो ज़्यादा मशहूर है। खेमुतो लिबास 4 तहों पर मुश्तमिल होता है, जिसकी साइज के मुताबिक सिलाई की जाती है। खेमुतो लिबास की सिलाई करने वाली खवातीन ही इसको पहनाती भी हैं। एक खेमुतो ड्रेस की कीमत 50 लाख यन से लेकर 1 करोड़ तक जा पहुंची है। महंगाई के बायस शादी करवाने वाले जोड़े अक्सर अरूसी लिबास किराए पर ले लेते हैं। जापानी कल्चर की एक निशानी पंखा भी है। टेप्पनयाकी जापान का रवायती खाना है और कहा जाता है कि सदियों से ये खाना इसी अंदाज में खाया जाता था। इसको लाइव पकाया जाता है और इसके इर्द गिर्द बैठकर खाया जाता है। और आज भी इसमें कोई तेल डालने की बजाय या कोई ऑयल डालने की बजाय देसी मक्खन डाला जाता है और ज़्यादातर सी फूड जो है वो तैयार किया जाता है। मसलन अभी हमारे सामने शेल से निकलने वाला जो सी फूड है वो हमारे सामने तैयार किया जा रहा है।
ये इसके अंदर सी फूड के अंदर लाइव था, जिसको अब बनाया गया है और हमारे सामने अभी थोड़ी देर में पेश होगा। साथ ही साथ मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ, कैबेज और बाकी चीज़ें भी तैयार की जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस खाने को पाकिस्तान में जापानी खाना कहकर पेश किया जाता है, ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है।